तो चलिए दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे महान इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को सच में सितारों तक पहुंचाया। आज हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के असाधारण जीवन, उनकी बेमिसाल उपलब्धियों और अंततः उनके साथ हुए एक बेहद दुखद और रहस्यमयी अंत को। आज हम जिन चीजों पर नजर डालेंगे वो हैं उनका मीडिया में चित्रण, उनकी शुरुआत, उनके बनाए महान संस्थान, स्पेस में भारत की एंट्री और अंत में उनकी वो अचानक हुई मौत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकप्रिय मिथक और मीडिया में उनके चित्रण की। अब आपने हाल ही में रॉकेट बॉयज सीरीज तो शायद देखी होगी या कम से कम नाम तो सुना ही होगा, राइट? इसे कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस मिली और इसके जरिए साराभाई जी के जीवन में लोगों का इंटरेस्ट भी खूब बढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई गंभीर बायोग्राफर्स ने इसमें दिखाई गए तथ्यात्मक गलतियों की बहुत कड़ी आलोचना की है? आइए देखते हैं क्यों। अमृता शाह और गीता अरवामुदन जैसी जानी-मानी लेखकों ने साफ पॉइंट आउट किया है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर ना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ काफी छेड़छाड़ की गई है। मतलब जरा सोचिए, मेघनाद साहा जैसे महान और असली साइंटिस्ट की जगह रजा मेहदी जैसा एक पूरी तरह से काल्पनिक विलन खड़ा कर दिया गया, सिर्फ ड्रामा बढ़ाने के लिए। महान वैज्ञानिकों को बॉलीवुड के टिपिकल रूढ़िवादी सांचों में ढाल दिया गया और जो असली डीप साइंटिफिक बातें थीं उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। एक हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर ये थोड़ा निराश करने वाला है ना? खैर, ड्रामे से हटकर अब असलियत की तरफ बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से में। एक विजनरी यानी एक दूरदर्शी का निर्माण आखिर हुआ कैसे? अगर हम असल इतिहास में झांकें तो कहानी शुरू होती है 1919 के अहमदाबाद में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, युवा विक्रम साराभाई का जन्म एक बेहद धनी और प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में हुआ था। मतलब ये वो दौर था जब उनके आसपास हर मुमकिन सुख सुविधा मौजूद थी, बिल्कुल एक प्रिविलेज्ड शुरुआत। और उनका घर कोई मामूली घर नहीं था। द रिट्रीट नाम का उनका ये घर 50 कमरों वाला एक भव्य महल था, बिल्कुल एक मिनी टाउनशिप जैसा। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि बचपन में ही उन्हें महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों का सानिध्य मिला। इस प्रोग्रेसिव माहौल ने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया और उनके अंदर समाज के उत्थान की एक बहुत गहरी भावना पैदा कर दी। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है कि एक सच्चा वैज्ञानिक हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रयोगों की कसौटी पर परखना चाहता है और अगर रिजल्ट गलत आए तो वो अपने ही बनाए महल को धूल में मिलाने के लिए तैयार रहता है। और सच कहूं तो यही वो सोच थी जिसने उन्हें साइंस को सिर्फ थ्योरी और किताबों में बंद रखने के बजाय रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आधुनिक संस्थानों के वास्तुकार। और यहाँ आपको उनकी असली महानता का अंदाजा होगा। एक आज़ाद होते हुए नए देश के लिए ना सिर्फ साइंस ही काफ़ी नहीं था, उसे मॉडर्न मैनेजमेंट की भी सख्त ज़रूरत थी। और साराभाई ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उनका इम्पैक्ट अभूतपूर्व था। एक तरफ उन्होंने फिजिक्स के लिए कमाल के रिसर्च सेंटर बनाए तो दूसरी तरफ IIM जैसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भी नींव रखी। जरा उनके द्वारा स्थापित संस्थानों की इस लंबी लिस्ट को देखिए, ये लिटरली हैरान कर देने वाली है। 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL, फिर अतीरा, 1962 में IIM अहमदाबाद, 1966 में कम्युनिटी साइंस सेंटर और यहाँ तक कि अपनी पत्नी, जो कि एक मशहूर डांसर थीं, मृणालिनी साराभाई जी के साथ मिलकर उन्होंने दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी शुरू की। स्पेस साइंस से लेकर एनवायरनमेंट एजुकेशन और आर्ट्स तक एक ही इंसान का इतना सारा काम सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से पर चलते हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, भारत का अंतरिक्ष में कदम। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये स्पीड आपको चौंका देगी। 1957 में सोवियत संघ स्पुतनिक लॉन्च करता है और पूरी दुनिया में स्पेस रेस शुरू हो जाती है। हमारा देश उस वक्त युद्ध और भारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1962 में डॉक्टर साराभाई के अंडर इनको स्पार बन जाता है। 1963 में हम अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं और 1969 आते आते इसरो की ऑफिशियल स्थापना हो जाती है। बस एक दशक के अंदर एक विकासशील देश का इस मुकाम तक पहुंचना माइंड ब्लोइंग है। अब उस वक्त कई लोग सवाल उठाते थे कि भाई, हम तो एक विकासशील देश हैं, हमें स्पेस में इतना पैसा क्यों फूकना चाहिए? इसका जवाब देते हुए उन्होंने बहुत ही पते की बात कही थी। उनका विजन बिल्कुल साफ था कि अंतरिक्ष विज्ञान
कोई इंटरनेशनल दिखावा नहीं है। उनके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे देश की खेती, कम्युनिकेशन और समाज की असली ज़मीनी समस्याओं को सुलझाने का सबसे पावरफुल और ज़रूरी टूल था। लेकिन ये सब करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को इसके लिए मनाना, फिर भारी वित्तीय कमी के बावजूद केरल के थुम्बा में डॉक्टर होमी भाभा की मदद से जगह खोजना। और क्या आप जानते हैं, हमारे देश का पहला रॉकेट लॉन्च ऑफिस एक पुराना छोटा सा चर्च था। बुनियादी सुविधाओं के इस भारी अभाव में एक साधारण से चर्च को हमारे भविष्य के लॉन्च पैड में बदल देना उनकी असीम संकल्प शक्ति का सबूत है। और अब हम पहुंचते हैं आज की चर्चा के आखिरी और सबसे डार्क हिस्से पर, एक अचानक और रहस्यमयी मौत। जहां एक तरफ हमारे देश की वैज्ञानिक ताकतें आसमान छू रही थीं, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। सवाल ये है कि क्या उनकी मौत महज एक नेचुरल ट्रेजेडी थी या फिर एक टारगेटेड मर्डर? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। इन डिटेल्स को ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। 30 दिसंबर 1971। डॉक्टर साराभाई सिर्फ 52 साल के थे, पूरी तरह फिट, न कोई सिगरेट की आदत, न कोई दिल की बीमारी का इतिहास। और वो अचानक केरल के एक होटल के कमरे में मृत पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? उस वक्त की सरकार ने कोई पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी नहीं करवाई, बस आनन फानन में बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए अहमदाबाद भेज दिया गया। महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन जी ने भी अपने संस्मरणों में इसे लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। क्या ये भारत की स्पेस और न्यूक्लियर तरक्की को रोकने की कोई इंटरनेशनल साजिश थी? और जब आप इसे एक बड़े पैटर्न के रूप में देखते हैं तो शक और भी गहरा हो जाता है। साराभाई जी की मृत्यु शायद कोई इकलौती घटना नहीं थी। डॉक्टर होमी भाभा की विमान दुर्घटना, नंबी नारायणन जी के साथ हुआ वाकया और बाद में तपन मिश्रा, हमारे टॉप साइंटिस्ट्स को लगातार निशाना बनाना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे विदेशी खुफिया एजेंसियां भारत के तेजी से बढ़ते तकनीकी और परमाणु उदय पर पैनी नजर रख रही थीं और उसे रोकना चाहती थीं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद हमारे मन में बस एक ही सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल रह जाता है। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा कुछ और साल अपनी स्वाभाविक जिंदगी जी पाते तो आज भारत की साइंस और स्पेस की कहानी कितनी आगे होती। खैर, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बनाए वो शानदार संस्थान और उनकी महान सोच आज भी हमारे देश को लगातार आगे बढ़ा रही है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे रहस्य के बारे में? इसी एक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।